इकोनॉमी पिलर वन, मनी। अब देखो मनी में क्या है, तीन पे कर लेता हूँ पहले। मनी में क्या है, मनी फंजिबिलिटी है इसमें, मतलब इसका डिवीजन भी हो सकता है, म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे पाँच का अगर नोट है तो वन वन के पाँच हो सकते हैं, डिवीजन कर सकते हो। और म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन मतलब पाँच का एक सिक्का, पाँच का दूसरा सिक्का, या पाँच का दूसरा नोट, सब सब्सटीट्यूट कर जाएगा। सेम होता है करेंसी में भी, ये चीज़ होती है फंजिबिलिटी। गोल्ड बार में भी फंजिबिलिटी होती है। गोल्ड बार अगर मान लो आधा किलो का है तो 250 ग्राम के दो बार ले लो, ठीक है, या फिर उसको पिघला के फिर और छोटे छोटे कर लो तो गोल्ड बार में जाते हैं। बट डायमंड, डायमंड में नहीं होता फंजिबिलिटी। डायमंड, बड़े डायमंड की वैल्यू अलग होती है, छोटे डायमंड की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो फंजिबिलिटी जिसमें डिवीजन भी हो सके और म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी हो सके, इस उसको बोलते हैं फंजिबिलिटी। मनी का फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। फंक्शन पहले तो मेजर ऑफ वैल्यू, कितना काम किया, दिहाड़ी 300 रुपये है, वैल्यू मेजर कर लिया। मीड ऑफ एक्सचेंज, कुछ खरीदना कुछ बेचना, मीड ऑफ एक्सचेंज है। स्टोर द वैल्यू, किसी की वैल्यू को स्टोर करना, किसी भी चीज़ में से बैंक में स्टोर कर दिया हमने, इतना बैलेंस है। ट्रांसफ़र द वैल्यू, यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेफर्ड पेमेंट मतलब ईएमआई के फॉर्म में पेमेंट करना, ठीक है। फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है, पहले सुनो, इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। फेस वैल्यू में जो पाँच का सिक्का है तो पाँच फेस वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब वो जो मेटल का बना हुआ है उस मेटल की कितनी वैल्यू है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? जैसे पुराने जो कॉइन होते थे, सोने के कॉइन, मान लो सोने का कॉइन 2 टके का कॉइन है बट सोने का है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा हो गई। टोकन कॉइन में इंट्रेंसिक वैल्यू कम होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा कम होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इस समय एक का जो सिक्का है, इसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपये है बट इसका मेटल का देखेंगे तो उसका मेटल की जो पूरी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 रुपये से कम आएगा। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी में दो बातें होती हैं। पहला, वो कोई भी कॉइन एंड करेंसी, ठीक है। फिएट मनी में दो चीज़ होती है, पहला कोई भी कॉइन और करेंसी, कॉइन करेंसी हो, और दूसरी बात वो इशू किया गया हो किंग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये लोग में से कोई इसे इशू किया हो। दो बातें होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बातें तय हो रही हैं तो ही उसे बोलेंगे कि ये फिएट मनी है। बट फिएट मनी और लीगल टेंडर दोनों में डिफरेंस होता है। लीगल टेंडर जिससे कि हम पेमेंट कर सकते हैं, फिएट मनी लीगल टेंडर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइज जो नोट हैं, जो 500 वाले जो डीमोनेटाइज हो गए थे, वो नोट तो फिएट मनी है क्योंकि वो करेंसी है, प्लस उसको गवर्नमेंट ने इशू किया, सेंट्रल बैंक ने इशू किया। बट वो क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, अब उसको खरीदारी नहीं कर सकते, तो नॉट नेसेसरी कि फिएट मनी एक लीगल टेंडर हो। फॉर एग्जांपल डीडी, चेक बुक, बॉन्ड, शेयर, एटीएम कार्ड, ये सब क्या है, ना ही ये फिएट मनी है और ना ही ये लीगल टेंडर है, ठीक है। तुम कभी चाय पी के डीडी के फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते। अब लीगल मनी में भी दो चीज़ आते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कि आप पेमेंट करोगे बट एक सर्टेन लिमिटेशन उसमें रहेंगी। फॉर एग्जांपल जो कॉइनेज एक्ट 2011 का जो कॉइनेज एक्ट है उसमें कहा कि अगर आप 1 रुपये के फॉर्म में पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम 1000 रुपये तक पेमेंट कर सकते हो, या फिर 50 पैसे के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 10 रुपये तक पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बिलो 50 पैसा पेमेंट करना है तो अब वो पेमेंट नहीं कर सकते, अब ये सुविधा नहीं। आप ये नहीं चौनी लेके चल जाओ पेमेंट करने लगो, ऐसा नहीं होगा अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है कि आप इससे कितना भी पेमेंट कर सकते हो, जितना भी चाहो, ठीक है। तो इसमें ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। इसमें से मान लो ये 200 का नोट है, अब इससे आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, जितना मन चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि एवरी बैंक नोट इज़ ए लीगल टेंडर इन इंडिया, दे कैन बी यूज फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट। कितना भी आपको भुगतान करना है कर सकते हो, बट रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर रियल लाइफ में लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तो वो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन का कारण बनेगा। इसीलिए जो फाइनेंस एक्ट 2017 में इसमें ये लिखा हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन फॉर लेस देन 2 लाख ओनली, मतलब 2 लाख से अंदर का कैश ट्रांजेक्शन करो, और 2 लाख से ऊपर कुछ कर रहे हो तो तुम डीडी चेक के फॉर्म में, डीडी के फॉर्म में, नेफ्ट के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो ये लीगल टेंडर होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, इसमें इसका आंसर क्या है, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जो भी क्लेम कर रहा है उसको सेटलमेंट के लिए अब वो उसको करना ही पड़ेगा, कंपल्शन उसको करना पड़ेगा। वो लीगल टेंडर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम रुपए के फॉर्म में सेटलमेंट नहीं करेंगे, कोई नोट दे तो, ठीक है। अब आईएफएससी कोड क्या होता है, हर एक ब्रांच जो बैंक की होती है सबका अपना अपना आईएफएससी कोड होता है। ये 11 नंबर का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। से यूको बैंक है ना,
O 1 2 3 ऐसे करके नहीं होता है। तो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। ठीक है। MICR क्या कोड क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म है, 9 डिजिट का एक कोड होता है रिटन इन आयरन ऑक्साइड इंक फॉर ऑटोमेटेड क्लियरेंस। होता नहीं, मशीन नीचे लगा दो तो ऑटोमेटिक क्लियरेंस मिल जाती है, वही MICR होता है कोड। ठीक है। अब क्या होता है ये CBS क्या होता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है? इट्स ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर विथ वेब प्लेटफॉर्म फॉर, इसका काम क्या होता है? फॉर सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट, पहला बात। और ब्रांचलेस बैंकिंग। अभी क्या है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन से अब ये नहीं होगा कि आप इस बैंक यूको बैंक में मान लो हो, तो इस बैंक से, बैंक में आप खाता है तो उस बैंक से जाकर काम नहीं करा सकते, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि अ, आपको सेम ही बैंक में जाना पड़े, प्लस ब्रांचलेस बैंकिंग कर सकते हो आप। अब बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? अब इस तरह कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे RBI का क्या है, कुबेर, सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट है इसका। ठीक है। आप कहीं पर भी रहो, ब्रांच ना भी हो, तो भी आप आराम से अपना बैंकिंग कर सकते हो। RBI का है कुबेर, TCS का है BankCS, और इन्फोसिस का फिनाइकल है। इस पे लोग काम करते हैं बैंक वाले। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे हैव ओपन द अकाउंट। अगर आप अकाउंट ओपन किए हो इस बैंक में, बट आपके पास यहाँ जाने, अभी आप दूसरी सिटी में रहने लगे हो, तो आप दूसरी वहाँ उस नई सिटी के बैंक में भी जाके अपना सारा काम करवा सकते हो। ठीक है। अब देखो, समझ लो कि कुछ जो बैंक के नोट्स हैं उसमें कौन कौन सिंबल बने हुए हैं। जैसे 10 का नोट है, इसमें बना हुआ है ये सन टेम्पल जो कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है। 20 के नोट में एलोरा केव, 50 के नोट में ये है हम्पी, विट्ठल टेम्पल हम्पी कर्नाटक। 100 के नोट में रानी की वाव, यूनेस्को की साइट है। अब ये जो है सांची स्तूपा है। 200 के नोट पे, 500 के नोट पे ये लाल किला है, और 2000 के नोट पे मंगलयान। सबसे दूर हम मंगल भी जा सकते हैं, तो 2000 के नोट सबसे बड़ी होती है, तो मंगलयान। नेशनल एम्बलम ये क्या है? सारनाथ यूपी में है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आता है, ये 3 तरह के ट्रांजैक्शन के तरीके हैं। निफ्ट से करो ट्रांजैक्शन, से RTGS से करो, चाहे IMPS से करो। निफ्ट, NEFT, निफ्ट और RTGS RBI के अंतर्गत आता है, और IMPS आता है NPCI के अंतर्गत आता है। ठीक है। निफ्ट में क्या है? लिमिट 1 रुपये से इन्फानाइट। RTGS में 2 रुपये से 2 लाख से इन्फानाइट। ठीक है। और जो IMPS है, इसमें लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 1 रुपये से 2 लाख थी, अब 1 रुपये से 5 लाख तक कर दी गई है। ठीक है। निफ्ट और RTGS दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होते हैं, मतलब ऑनलाइन तो होते ही हैं, आप बैंक में जाकर भी करवा सकते हो। और IMPS तो ऑनलाइन होता है, जो तुम्हारे मोबाइल में भीम ऐप है, UPI है, ये सब गूगल पे, सब ये ऑनलाइन वाले पेमेंट ट्रांसफर है। ठीक है। अभी निफ्ट में सेटलमेंट का टाइप क्या है? ये हाफ आवरली बेसिस पे है, मतलब कि सुबह 8 बजे से खुलता है, शाम को 7 बजे तक चलता है। पहले मान लो जिनको जिनको निफ्ट कराना है, आधे आधे घंटे में एक बैच क्रिएट होगा सर्टेन अमाउंट का, वो बैच फिर पूरा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। और RTGS क्या है? रियल टाइम, किसी भी समय, 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन। सेम IMPS में भी है। ट्रांजेक्शन चार्जेस निफ्ट में लगते नहीं हैं, RTGS में भी नहीं लगते हैं, और IMPS में डिसाइडेड बाय बैंक। अब आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पहले तो स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं बनी हुई है। अब इसमें क्या है? RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर बनाई हुई है। ठीक है। ऑथराइज्ड अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है। ये किसने बनाई है? RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसने मिलकर बनाई है। ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये क्या करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सोल्यूशन निकालते हैं बैंक्स के लिए, कम पैसों में काम बैंकिंग हो सके, इनके सोल्यूशंस निकालते हैं। NPCI आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। NPCI ने बहुत सारे इनोवेशंस किए हुए हैं। ठीक है। बैंकिंग को ईजी करने के लिए, इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या है? ये आधार पे ऐप है IDFC का। इसमें क्या है? आधार का चाहिए, आपका आधार नंबर चाहिए, और आपका थंब चाहिए, थंब का प्रिंट चाहिए, और आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब NPCI में बहुत सारे जो उनके जो ऐप्स हैं, सिस्टम है, वेब है, प्लेटफॉर्म्स है, उनमें क्या क्या है? BBPS का है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। NSCH क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। NFC क्या? नेशनल फाइनेंशियल स्विच रन, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये क्या हम क्या करते हैं? रन द ATM नेटवर्क्स, IMPS, UPI, भीम। देखो NPCI जो है ना, NPCI
एटीएम नेटवर्क्स को रन करता है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। आईएमपीएस को भी, यूपीआई को भी, भीम को भी, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को भी। सीटीएस क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये भी इन्हीं का ही है। यूपीआई इन्हीं का है, भीम इन्हीं का है। भीम को ऑथेंटिकेशन के लिए 3 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। भीम इट वर्क्स ऑन एंड्रॉयड, iOS, एप्पल मोबाइल फ़ोन्स एज एन ऐप एंड इवन नॉन। तो भीम जो है ना नॉन स्मार्टफोन्स में भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो नॉन स्मार्टफोन में पहले आप स्टार करो 99 हैच करो तो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। भारत क्यूआर, ठीक है, भारत क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड वर्क विथ ऑल यूपीआई बेस्ड ऐप, ठीक है, ये क्यूआर कोड के लिए है। रुपए क्या है, रुपए अपना से पेमेंट गेटवे से वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, ये सब पेमेंट गेटवेज है। रुपए भी इस तरह का पेमेंट गेटवेज है, ठीक है। और ये वर्क करता है 3 चैनल से, एटीएम से भी, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से भी, ऑनलाइन भी, ठीक है। तो ये आपका रुपए कार्ड हो गया। अब आता है मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड में क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने स्टॉप कर दिया है मैग्नेटिक कार्ड्स को फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। मैग्नेटिक कार्ड नहीं चलते अब, ठीक है, चिप बेस्ड कार्ड चलते हैं अब। यूजिंग अब कौन सी पावर, अब चलता क्या है, चिप बेस्ड। हर आपके कार्ड में चिप लगी होगी, वहाँ उससे चलता है। अब ये पावर आती है कहाँ आरबीआई के पास, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 से आती है। ईएमवी चिप क्या होती है, यूरोप पे मास्टर कार्ड वीज़ा चिप, यही चिप चलती है अब आजकल। तो ईएमवी कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, यूज़ करते हैं ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को, ये साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एनपीसीआई का देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, राइट, बिकॉज ये पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि इकोनॉमिकल हो बैंकिंग सिस्टम्स में, ठीक है। एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड रुपे कार्ड, ए पेमेंट स्कीम। ये एनपीसीआई, रुपे कार्ड एनपीसीआई का ही है, ठीक है। तो ये दोनों से ही हो गए। अब दूसरा क्या है, भीम ऐप का देख लो। भीम ऐप अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनी वन विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली भीम ऐप तो मेरे पास है, भीम ऐप से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये गलत है, भीम ऐप में 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। अब एटीएम्स की बात करते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और एटीएम वर्क एटीएम नेटवर्क वर्क ऑन एनपीसीआईज एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंस स्विच है, ये एटीएम के नेटवर्क को मैनेज करता है। अब 3 तरह के एटीएम को हम क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लेबल्ड, पहला बैंक लेबल्ड मतलब बैंक जो है वही एटीएम नेटवर्क को ओन भी करेगी और ऑपरेट भी करेगी। कुछ एटीएम की कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें बैंक ही एटीएम के नेटवर्क को ऑपरेट करती है प्लस ओन करती है। ब्राउन लेबल में क्या होता है, बैंक आउटसोर्स करती है बट बैंक स्टिल इन द कमांड, उसने काम आउटसोर्स कर दिया है कि दूसरे लोग बनाए बट स्टिल बैंक इन द कमांड। वाइट लेबल में क्या होता है, नॉन बैंक ओन्ड करेगी, ऑपरेट करेगी, जैसे मुथूट फाइनेंस, इनका जो सफ़ेद वाला एटीएम होता है वो इस कैटेगरी में आता है। तो उसको याद कैसे करेंगे कि बैंक लेवल में क्या है, बैंक ओन्ड करेगी, ऑपरेट करेगी। वाइट लेवल में क्या है, नॉन बैंक ओन्ड करेगी, ऑपरेट करेगी। और ब्राउन लेवल में क्या है, वर्क आउटसोर्स होगा बट बैंक स्टिल इज इन कमांड, ठीक है। माइक्रो एटीएम में क्या है, बैंक मित्रा मैनुअली मेक्स इंटायर ऑफ डिपॉजिट एंड विदड्रॉ फॉर कस्टमर्स, ही यूज हैंड हेल्ड डिवाइस एंड फॉर यूजिंग कार्ड एंड आधार बायोमेट्रिक्स। बैंक माइक्रो एटीएम बैंक मित्रा ये खुद ही से करवाते हैं, बैंक मित्रा मैनुअली करवाते हैं। मेक्स इंक्रीज ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ फॉर कस्टमर्स, खुद से करवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, एमडीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जो मर्चेंट पे करता है बैंक को, ठीक है। मर्चेंट एमडीआर इज़ अ फी दैट मर्चेंट मस्ट पे टू हिज बैंक फॉर एवरी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करता है। बट इससे नुकसान ये होता है कि एमडीआर से क्या नुकसान होता है कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट को प्रॉफिट मार्जिन में कमी आती है क्योंकि पीओएस टर्मिनल उसने अपना लगा लिया। अब ऐसा करने से उसे अब चार्ज देना पड़ रहा है बैंक को, तो कोई भी क्यों लगाएगा पीओएस टर्मिनल्स अपने दुकानों में, जब उसका मार्जिन कम हो जाएगा, उसको कुछ अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। लेकिन इससे फिर नुकसान ये होता है कि जो दुकानदार है रिलेक्टेंट हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो यूज़ ही ना करें, जिससे कि दुकानदारों को बैंक को चार्जेस ही ना देना पड़े। या फिर वो ये कहेंगे कि
बैंक दुकानदार कस्टमर से कहेगा कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप 2% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन सब से इन सब को हटाने के लिए अभी एक नया रूल आया है, नो MDR चार्जेस विल बी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन थ्रू रुपे और UPI फ्रॉम 1 जनवरी 2020। ये रुपे भी सरकार का है, NPCI का है, और UPI भी NPCI का है, दोनों ही NPCI का है। और NPCI है RBI की और इंडियन बैंक एसोसिएशन की, ठीक है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अब दोनों अब इसमें MDR चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इससे ये फ़ायदा ये होगा कि जितने भी दुकानदार हैं अब POS टर्मिनल लगाएंगे और UPI और रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट लेंगे। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिसको बोला है बॉन्ड आई। अभी जो बॉन्ड है वो किस डिनोमिनेशन में है? ऑस्ट्रेलियन डिनोमिनेशन में है, ठीक है। मार्शल आइलैंड ये पहली कंट्री है टू लॉन्च सोवरिन क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है सोवरिन, उसका नाम भी सोवरिन है, ठीक है। मनी डिमांड सप्लाई एंड क्रिएशन, मोटिव टू कीप पार्ट ऑफ एसेट इन लिक्विड। जो हमारे पास जो भी एसेट है हम उसको क्यों लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि हमारे पास कैश रहे इन हैंड? उसका पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, जिससे कि हम ट्रांजैक्शन कर सकें। भाई दूध ले लेना है, पैसा दिया, दूध लिया। सब्जी लेना है, पैसा दिया, सब्जी लिया, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन अनफोर्चुन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और सारा पैसा आपने मान लो गोल्ड में रखा हुआ है, डायमंड में लगाया हुआ है, तो तुरंत आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। किसी को छुट्टा देना है तो क्या आप उसको सोने का सिक्का दोगे? राइट, नहीं सकते। या फिर आपको बैलेंस आपके अकाउंट में है, जो ज़मीन खरीद ली है, तो वो लिक्विड नहीं है। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है? इन्वेस्टर होल्ड कैश टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइजेज लेटर। कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई तो हमने तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, अगर हमारे पास ये लिक्विड कैश है, तो लिक्विड मनी है। तो सप्लाई ऑफ मनी इसमें देखो दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, दो तरह की लाइबिलिटी होती है बैंक के पास, टाइम लाइबिलिटी एंड डिमांड लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये टाइम लाइबिलिटी में आता है। मतलब कि सर्टेन टाइम के बाद ही ये मैच्योर होंगे और ये लेस लिक्विड होते हैं, ठीक है, लेस लिक्विड। इनको आप जब चाहो तब अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते हो। मान लो 10 साल है कोई FD की है तो 10 साल बाद ही वो मैच्योर होगी, देन आपको पैसे मिलेंगे। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसको आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो जब आप चाहो। तो आपने अपने गए, आप अपना निकाल लिए, ठीक है, मोर लिक्विड होता है। अब लेकिन ज़्यादातर लोग ना पैसे अपना पार्क करते हैं ये FD RD में। क्यों? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इसलिए करते हैं, मान लो इनको यहाँ पर 7% का ब्याज मिल रहा है, तो कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में इनको 4% का ब्याज मिलेगा, ठीक है, लेस इंटरेस्ट रेट मिलता। तो ज़्यादा लोग यहाँ इस वाले में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा लोग ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। बट ये लेस लिक्विड है, ये मोर लिक्विड है, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें जो मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। मनी सप्लाई में जो 5 फॉर्म ऑफ मनी है, M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो M0 क्या होता है? M0 होता है रिजर्व मनी, गवर्नमेंट मनी और हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। M0 ये RBI का इशू डिपार्टमेंट इशू करता है, ठीक है। अब M0 अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अब देखो, अब M1, M2, M3, M4 4 हो गई, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज करो। M1, M2 ये है नैरो मनी और M3, M4 ये है ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी। अब जब भी याद करो तो पहले इसका एक टेबल बनाओ। इसमें थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनाओ, पूरा याद करते समय ऐसा बनाया, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड किया पूरा। अब देखो CU मतलब होता है कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ा कॉलम बनेगा कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक में 2 पार्ट बनेंगे कि डिमांड डिपॉजिट, कासा, टाइम डिपॉजिट, FD RD। पोस्ट ऑफिस बनाओ, इधर पोस्ट ऑफिस में दो बनेंगे कॉलम, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। M1 में क्या है? देखो CU सभी में रहेगा, ठीक है। M1 में क्या है? कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल में 3 कट रहेंगे, तीनों में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए, ये ऐसे आपका ये कुछ नहीं है, ये कटा, ठीक है। M1 में CU प्लस डिमांड डिपॉजिट पहला 2, और M2 में क्या है? CU प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट। फिर M3 में क्या है कि
डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। तो अगर M3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस प्लस ये टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। हाँ ठीक है, M1 में टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक जोड़ेंगे तो M3 बन जाएगा, ठीक है। M3 को बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, मेजरिंग ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। M3 को बोलते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई, M3 होता है। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक जोड़ देंगे तो M3 आ जाएगा। अब M0 क्या होता है? M0 एक रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी है, गवर्नमेंट मनी है। ये इशू होती है बाय RBI एक्ट के द्वारा। RBI का इशू डिपार्टमेंट इसे इशू करता है। अब एसेट ऑफ द इशू डिपार्टमेंट, लाइबिलिटी ऑफ द इशू डिपार्टमेंट, आप इतना समझ लो, जितनी लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटीज़ और एसेट दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से एसेट्स, अब RBI तिजोरी में क्या क्या होता है, ठीक है। पहले तो रुपी कॉइन्स होता है, जो भी RBI जो कॉइन जो RBI बाइज कॉइन एंड रुपीज़ 1 रुपी नोट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सर्कुलेट इट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो 1 रुपये का कॉइन है, जो भी जितने भी सारे कॉइन्स होते हैं और 1 रुपये का नोट, सब गवर्नमेंट इशू करती है। सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन उसको सर्कुलेट करता है RBI, ठीक है। तो रुपी कॉइन RBI सर्कुलेट करता है। गोल्ड एंड बुलियंस, गोल्ड कॉइन बुलियंस RBI के पास होते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन सिक्योरिटी कैसे होती है? फॉरेन सिक्योरिटी जैसे कि जैसे जब हम स्टेबलाइजेशन, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें जीरो करना होता है और मान लो मार्केट में डॉलर ज़्यादा है, तो हम रुपी इंजेक्ट करके डॉलर को अपने पास ले लेते हैं, RBI ले लेता है। इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस से करते हैं तो हमें पास RBI पास फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी रहती हैं। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, कैसे आती है? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जब हमें मान लो मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI ले लेता है, बाय कर लेता है और मनी को इंजेक्ट करता है मार्केट में। तो वो OMO के ऑपरेशन से हमारे RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। तो RBI की तिजोरी में क्या क्या है? रुपीज़ हैं, गोल्ड कॉइन्स एंड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी। लाइबिलिटीज़ क्या क्या है RBI की? टोटल करेंसी नोट्स एंड कॉइन, जितने भी टोटल करेंसी, RBI की लाइबिलिटी क्या है कि जितने भी करेंसी नोट हैं और जो भी 1 रुपये के कॉइन है, जितने सर्कुलेशन में है, सारी की सारी करेंसी और 1 रुपये का नोट जो सर्कुलेशन में है, वो उसकी लाइबिलिटी है RBI की, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं? हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, हेल्ड बाय अदर बैंक्स, जो लोगों के पास है ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास मान लो सारे कॉइन्स हैं और जो सारी नोट है मेरे पास, जैसे मान लो 10 की नोट, 15 की नोट, 1000 की नोट, उसमें लिखा है कि मैं धारक को वचन देता हूँ ये करके, तो ये RBI की लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं ये पैसा RBI को जाके दूंगा तो वो मुझे उसकी 1000 की वैल्यू रहेगी। मान लो 1000 की नोट में देता हूँ तो हेल्ड बाय अदर बैंक्स इन द वॉल्ट कैश, दैट इज अमाउंट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। जो भी बैंक के वॉल्ट कैश में रखा हुआ है, जो डे टू डे का जो काम है उसके लिए यूज़ करते हैं, वो भी RBI की लाइबिलिटी है। अदर डिपॉजिट्स इन RBI, जो अदर डिपॉजिट्स हैं RBI में, पब्लिक के या बैंक के, गवर्नमेंट के, वो सब भी RBI की लाइबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? कैश मनी मल्टीप्लायर का समझो, हाई पावर्ड मनी, मान लो M0 100 है, एक बंदे को 100 रुपये दिया, वो गया 100 रुपये अपना बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या किया, उसमें से 10 रुपये CRR कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो कर दिया, 90 रुपये लोन पे घुमा दिया, ठीक है। जिसको 90 रुपये मिला, उसने क्या किया, 90 रुपये बैंक में जमा कर दिए। फिर बैंक ने क्या किया, 10% CRR 9 रुपये अपना रिजर्व कर लिया और 81 रुपये लोन पे घुमा दिया। फिर जिसको लोन मिला 81 रुपये, वो क्या किया, 81 रुपये बैंक में जमा किया, फिर 10% अपना बैंक ने CRR मेंटेन किया 8.1 और 72.9 घुमा दिया लोन पे। एसेट साइड, जो बैंक का जो एसेट है, जो लोन है, जो बैंक ने जो लोन दिए हैं, वो सारे सारे एसेट रहेंगे बैंक की, क्योंकि उन्हीं से तो उनको प्रॉफिट जनरेट होता है।
इन सारों को जोड़ोगे तो आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। लोन में कितना घुमाया है, ये आएगा 900 रुपये लोनिंग में। अब देखो क्या है, जो रिजर्व कितना है, सबको जोड़ोगे तो 100 रुपये, ठीक है। अब ऐसे समझाना, मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, जब हम M3 मतलब जो टोटल मनी है 1,000 रुपये, टोटल मनी जो आया 1,000 रुपये जो आया M3 जो 1,000 रुपये आया डिवाइड बाई M0 करेंगे, मतलब स्टॉक ऑफ टोटल मनी कितना है 1,000 रुपये, और स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी मतलब जो इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया था हमने 100 रुपये, ठीक है, 1000/100 कर दिया तो आया हमारा 10। तो ये हमारा 10 ये मनी मल्टीप्लायर हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मनी हमने 100 से शुरुआत की थी M0 से, वो 10 गुना बढ़ गई है, मतलब 1000 हो गई है, ठीक है। अब ये चीज़ किस बात पर डिपेंड करती है, कि हमारा CRR कितना है, ठीक है। अगर CRR 100 है, 100% है, तो मनी मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर CRR 50% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, एवरी R रिजर्व जनरेट 1/R मनी, न्यू मनी, ठीक है। तो ये कितना है, 50% मतलब 50/100, तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/50/100 इक्वल टू 2 गुना, ठीक है। अब देखो, अगर मनी CRR हमारा मान लो 20 है, ठीक है, तो कितना मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा, 20/100, तो ये हो गया R। अब इसको 1/20/100 कर लो तो हो जाएगा 5 गुना, ठीक है। उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर हमारा 4 है, मान लो इस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर हमारा, ये चीज़ हमारा 10 था CRR, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना था 10/100। अब इसको 1/R करो, 1/10/100 इक्वल टू 10 गुना, 10 गुना ही है ना ये, ठीक है। अब इसी से मान लो हमारा CRR हमारा है 4, ठीक है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4/100, तो इसका R हो गया, 1/R कितना हो जाएगा 1/4/100 इक्वल टू 25 गुना, 25 गुना मनी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब CRR जैसे जैसे आपका कम होगा, मनी मल्टीप्लायर वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, फंक्शनल इकोनॉमी के लिए मनी मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए, हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो पहले बात तो मनी मल्टीप्लाई ही नहीं हुई, और 1 से कम रहेगा तो मतलब मनी घट गई, 1 से ज़्यादा रहेगा तो मतलब मनी बढ़ रही है, तो मनी मल्टीप्लाई हो रही है 1 से ऊपर, ठीक। तो फंक्शन इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक चलती रहे तो हमारा मनी इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये एकदम सही है। अब मनी मल्टीप्लायर जैसे मान लो 10 गुना बोल दिया बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं कि पक्का 10 गुना बढ़ेगा ही, डिपेंड करता है ना कि कितने लोग बैंक से कनेक्टेड है, कितना पेनिट्रेशन हो चुका है, कितने लोगों के अकाउंट्स हैं बैंक में, ठीक है, कितना सही मतलब बैंक की प्रेजेंस है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितनी बैंकिंग हैबिट्स है लोगों में, मान लो अमीर सभी है लेकिन किसी का पैसा बैंक में ही नहीं है, तो मनी मल्टीप्लायर तो फेल कर जाएगा, ठीक है। बता, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 2 प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी M3 में क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, ठीक है, इसको बोलते हैं M0, नहीं इसको डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, सॉरी ये दोनों मिला के, हाँ ये दोनों मिला के आया है M1, ठीक है, और टाइम डिपॉजिट भी उसमें ऐड कर दिया तो हो जाएगा M3, ठीक, तीनों ही होते हैं, ठीक है। अब इफ़ यू विड्रॉ 1,00,000 रुपये इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट मनी सप्लाई में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कहीं से निकाले हो और कहीं जमा भी कर रहे हो, इसलिए, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, पहली बात। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करती है, ठीक है। इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब नहीं है, ठीक है, इनका मैक्रो से मतलब है, ओवरऑल पूरे होल इकोनॉमी की बातें होती हैं मैक्रो। और तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम क्या रहता है, इट इज़ डिज़ाइंड बाय अ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू मैनेज मनी सप्लाई,
इंटरेस्ट रेट्स, इन सबको मैनेज करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस करके हम मैनेज करते हैं मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को। इट हेल्प्स शेपिंग वेरिएबल्स सच एज इन्फ्लेशन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन सब के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट्स देख लो। जैसे 1934 में आरबीआई एक्ट बना था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1934 में आरबीआई एक्ट बना था। 1935 में क्या हुआ था कि पहला गवर्नर मिला था, पहला गवर्नर आरबीआई को मिला था, बट वो पहला गवर्नर इंडियन नहीं था, राइट। पहला गवर्नर इंडियन नहीं था, ये ऑसबॉर्न स्मिथ ये था। 1934 से 49, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हमें पहला गवर्नर इंडियन मिला, जिसको सीडी देशमुख उनका नाम था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूएसए। फिर 1938-49 में आरबीआई जो पहले मतलब केवल 4% की जो ओनरशिप थी, 4.4% की जो ओनरशिप थी आरबीआई की, उसमें अब वो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है इंडियंस के हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, तो इस मतलब बेसिकली क्या नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ। सारी जो ओनरशिप थी ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई 1938 में 49 में। तो आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948, ठीक है। फिर 1949 में आरबीआई को पावर दी गई। कैसे दी गई पावर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू दी गई पावर। ठीक है, अब आरबीआई पास क्या क्या पावर है कि आरबीआई लाइसेंस दे सकती है टू कंपनीज को टू ओपन बैंक्स, टू गिव परमिशन बैंक्स टू ओपन न्यू ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा एक बात और, जैसे 1938 में जो 48 में आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट बना था, उससे आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई का जो गवर्नर है इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। क्यों सारी ओनरशिप तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट इज़ अ बॉस। तो आरबीआई का जो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पहली बात। और जो आरबीआई जो भी, पहली बात तो जब ओनरशिप गवर्नमेंट की है तो जो प्रॉफिट होगा, जो भी डिविडेंड आएगा आरबीआई के पास, वो ट्रांसफ़र करना उस कंडीशंस हो जाएगी, उसको ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ये भी नेशनलाइज हो गई है इसलिए अंडर आरटीआई भी है। ठीक है, अब आरबीआई के फंक्शंस देख लेते हैं, क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई। कैसे कंट्रोल करता है? जो M1 मनी है, M1 मनी है, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, ये आरबीआई कंट्रोल में कितना इशू करता है। ठीक है, और आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट अपनी लाइबिलिटी के हिसाब से एसेट के हिसाब से इशू करता है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज़ करता है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, OMO, इन सब के थ्रू क्या करता है, ये मैनेज करता है कि कितना मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है घटानी है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को। ठीक है, अब दूसरा है कि कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें फॉरेन एक्सचेंज में भी आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है? पहली बात तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि मार्केट पे डिपेंडेंट रहता है, मार्केट के हिसाब से रुपए और डॉलर का या फिर अदर करेंसी का प्राइस तय होता है। लेकिन जब मान लो ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है तो आरबीआई भी अपना रोल प्ले कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए। अब अगला है इसमें कि ये बैंकर टू गवर्नमेंट एंड पब्लिक डेब्ट मैनेजर। मतलब ये जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट, स्टेट भी और सेंटर भी, दोनों जो गवर्नमेंट है उनका आरबीआई एज ए बैंकर एक्ट करता है और फंड मैनेजर भी एक्ट करता है। ठीक है, आरबीआई इज़ बैंकर्स बैंक, राइट। कैसे बैंकर्स बैंक है? बैंक वालों को जो मतलब कभी पैसे चाहिए होते हैं तो वो आरबीआई से लेते हैं, तभी उसको आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। जब बैंक को कहीं से पैसा ना मिले तो आरबीआई पैसे देगी। ठीक है, और आरबीआई एडवाइस भी करती बैंक को मॉनेटरी मैटर्स में। रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। ये आरबीआई का ये भी काम है कि बैंकों को रेगुलेट करना। कि रेगुलेट करना मतलब इवन आरबीआई कैन पनिश, बैंक को पनिश भी कर सकते हैं कि वो अगर जो भी उन्होंने रेगुलेशंस जारी किए हैं बैंक को फॉलो ही करने पड़ेंगे आरबीआई को। तो आरबीआई रेगुलेटर है बैंक का। ठीक है, रूल्स लॉज बनाता है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते बैंक वाले। रेगुलेटर ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट टेकिंग वाली, ये दोनों के रेगुलेटर आरबीआई भी है। इवन प्राइमरी डीलर का भी आरबीआई रेगुलेटर है। ठीक है, प्रमोशनल रोल भी आरबीआई का रहता है। क्या प्रमोशनल रोल रहता है? मतलब
वेलफेयर की प्रमोशनल रोल भी या फिर वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करता है। ओम्बुड्समैन का जैसे करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में करता है, पीएसएल नॉर्म्स निकालता है कि कितनी पीएसएल नॉर्म्स रहेंगे। जैसे अभी से मान लो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 40% है कि 40% रोल लोन्स कुछ सर्टेन एरियाज़ में ही दिए जाएंगे, राइट, टोटल में से। अब इसमें क्या है कि 25% रूरल ब्रांचेस रहेंगी रिक्वायरमेंट्स। ये सब रिक्वायरमेंट क्या है, ये प्रोपोर्शनल रोल्स हैं आरबीआई के। डाटा पब्लिकेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कई तरीके से चलते हैं, जैसे बेसल 3 नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन कराना, आईएमएफ की मीटिंग होती है, G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें आरबीआई भी पार्टिसिपेट करता है। आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, राइट। जब बैंक के पास सरप्लस मनी होती है तो आरबीआई में डिपॉजिट करता है। क्यों डिपॉजिट करेगा? तो कुछ ना कुछ उससे इंटरेस्ट मिलेगा। द आरबीआई लेंड फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को फंड लेंड करता है इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर आरबीआई को पैसे चाहिए हो तो बैंक से ले सकता है, ठीक है। आरबीआई एडवाइस करता है कॉमर्शियल बैंक को ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मैटर्स में बैंक को एडवाइस भी करता है, राइट। आरबीआई रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ, कहाँ एडवाइस करता है? ब्रांच एक्सपेंशन में करता है, वाइंडिंग अप ऑफ ब्रांच को एक्सपेंड करना है उसमें करेगा। पहले बात तो एडवाइस करना है, बहुत से रेगुलेट करना, रेगुलेट करता है कहाँ पे? बैंक एक्सपेंशन में, वाइंडिंग ऑफ बैंक्स, बैंक के मर्जर में, वाइंडिंग करना, बंद करने, ठीक है। और लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स में, इन से लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स क्या मतलब? इससे एसएलआर है, एसएलआर कोटक सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब आरबीआई तय करता है इसमें कि कितना परसेंट किस में रखा जाएगा या फिर कितने परसेंट एसएलआर होना चाहिए। तो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स को भी तो रेगुलेट कर दिया आरबीआई ने, तो इन सब में रेगुलेट करता है, ठीक है। वैसे ही बहुत ही जेनरिक सवाल है तो सभी में टिक मारो, ऑल ऑफ दीज। अब आता है की रेट्स, ठीक है। की रेट्स, अब फॉर एग्जांपल बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट कहता है ये वो रेट है जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेता है। बैंक लेता है लोन किससे? आरबीआई से। बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, पहली बात। दूसरी बात, ये लोन लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। तीसरी बात, ये लोन विदाउट कोलेक्ट्रल होता है, बैंक इसमें कुछ गिरवी नहीं रखता। तो 3 बात तो ध्यान रखो, ठीक है। बैंक से लोन लेता है, लॉन्ग टर्म का लोन लेता है और विदाउट कोलेक्ट्रल। और ये एक प्राइमरी, नॉट ए प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड इन पेनाल्टी। ये प्राइमरी टूल नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी टूल क्या है फिर? प्राइमरी टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी है रेपो रेट और ये बैंक रेट। बैंक रेट बैंक यूज़ करता है इन पेनाल्टी कैलकुलेशन में, ठीक है, पेनाल्टी कंप्यूटेशन में यूज़ करता है, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई तो कर देगा। अब इसमें लिखा गया है रिवर्स रेपो रेट, सॉरी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। इसमें 2 चीज़ आती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बट इसमें हम एक चीज़ और भी देखेंगे, MSF भी देखेंगे। तो इनका जो रेट होता है, इसमें रेट का है समझो कि रेपो रेट से कम रिवर्स रेपो होगा और MSF से कम रेपो रेट होगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितना कम कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये फिर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, बट ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जिसमें बैंक बारो करती है आरबीआई से लोन, ठीक है। अब रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है। बैंक ने आरबीआई से बारो किया, पहली बात शॉर्ट टर्म का लोन हुआ। दूसरी बात कोलेक्ट्रल में क्या हुआ? जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगी। बट ये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो एसएलआर कोटा की ना हो। जो मान लो 20% एसएलआर कोटा रखना है तो ये नहीं कि 20% वाली जी का यूज़ कर लो, ठीक है। 20% के अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनका यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो, क्लाइंट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ आरबीआई टू रीपरचेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट फ्यूचर डेट एट ए हायर प्री डिटरमाइंड प्राइस। मान लो जो भी उनके पास बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, उन्होंने 90 रुपये की आरबीआई को उसको आरबीआई के पास रखी और आरबीआई ने 90 रुपये बैंक को दे दिए, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा? जैसे मान लो 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद क्या होगा कि बैंक जाएगा, उसे 100 रुपये देगा आरबीआई को और छुड़ा लेगा, ठीक है। फ्यूचर में हायर रेट पे खरीद लिया, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। सारी की सारी पॉलिसी इसी रेट पे डिफाइंड होती हैं, ठीक है। प्लस RR MSF आर टाइड विथ इट। जो रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF होता है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कंप्यूटेशन के लिए। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है?
अब रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा है पहली बात, या फिर बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है तो सरप्लस अमाउंट आरबीआई में रख दिया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे समझे कि आरबीआई ने बैंक से पैसे लिए तो आरबीआई क्या करेगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा कोलेट्रल के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है और इसका रेट रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक एलिजिबल है, प्राइवेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एलआईसी सारे एलिजिबल हैं रिवर्स रेपो के लिए। रेपो रेट के लिए भी सारे एलिजिबल हैं, रिवर्स रेपो के लिए भी सारी एलिजिबल हैं। ठीक है, रेपो रेट में बैंक ने उधार लिया आरबीआई से, रिवर्स रेपो में आरबीआई ने उधार लिया बैंक से, या यूँ बोलो बैंक ने सरप्लस जमा कर दिया आरबीआई पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन बोरो करेंगी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इसमें जो अभी रेपो रेट में हम कहते हैं कि एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी का यूज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, लेकिन इसमें क्या हो कि एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब लोग एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही एलिजिबल है, बाकी सेंटर का, स्टेट का, एलआईसी ये सब एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है, पॉलिसी कॉरिडोर सिंपल लैंग्वेज समझो क्या होता है कि जैसे ये रेपो रेट है, रेपो रेट मान लो 5% है। ठीक है, 5% से इधर गया 6% आया, इधर गया 4% आया, तो पॉलिसी कॉरिडोर 1% का है दोनों तरफ से। ठीक है, ये होता है पॉलिसी कॉरिडोर। ठीक है, अब इसमें क्या है विथ एमंग, अब जितना पॉलिसी कॉरिडोर नैरो होगा उतना ही ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इजी होगी, मतलब आरबीआई कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगा उसका ज़मीनी लेवल पे तुरंत असर दिखेगा। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये रेपो रेट रिवर्स रेपो के सिमिलर होती है। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है रिवर्स रेपो के सिमिलर होती है, बट इसमें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं रखी जाती आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं ओकेजनली टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन काम में, डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जब बहुत सारा नोट मार्केट में आ गया था तो उसकी लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ किया था। ठीक है, और गवर्नमेंट और पैसे ऑब्जॉर्व कर लिए थे। ठीक है, ओएमओ क्या है, अब देखो दो चीज़ होती है, ओएमओ होती है एक चीज़ होती है, दूसरा होता है एमएसएस, और ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओएमओ में क्या खास बात क्या होता है कि आरबीआई खरीदता भी है बेचता भी है। क्या खरीदता है क्या बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ट्रेजरी बिल को, किस लिए, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, जो मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओएमओ को बेचता भी खरीदता भी है। अब अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है आरबीआई को तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से खरीद लेगा, और अब मनी सप्लाई को कम करना है तो गवर्नमेंट से आरबीआई क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट जी-सेक है उनको बेचेगा, जी-सेक को बेचेगा, पैसे घसीट लेगा, तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, पहली बात तो इसमें लिमिटेशन है, इसमें यह है कि ये आरबीआई इसमें केवल बेचेगा ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू सक द लिक्विडिटी, क्या बेचेगा, ट्रेजरी बिल। ठीक है, सीएमएस कैश मैनेजमेंट बिल बेचेगा, बेच के लिक्विडिटी को सक करेगा। ठीक है, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, तो ये ऐसे ही काम करता है। अब इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया, अब लेकिन इसको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ये गवर्नमेंट का बोरोइंग का पार्ट नहीं बनेगा, एमएसएस करा तो गवर्नमेंट के बोरोइंग का पार्ट नहीं बनेगा, बट गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट तो पे करेगी ही करेगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटी टूल। ठीक है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ लो, मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर एग्जांपल इसमें CRR SLR अभी 3% 4%, तो पहले बात तो क्वांटिटी में एक्सप्रेस होते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव टूल्स हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये जनरल और इनडायरेक्ट हैं। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जब हम इसमें चेंज करते हैं CRR SLR में तो पूरी इंटायर इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। हमारा कोई मतलब ऐसा इंटेंशन, आरबीआई कोई इंटेंशन नहीं होता कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ही इफेक्ट कराना है। ठीक है, इसलिए इंटायर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, इसीलिए ये जनरल है और इनडायरेक्ट है, ये सब पे करेगा। ठीक है, अब इसमें क्वालिटेटिव टूल्स आते हैं। अब इसमें टूल्स कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे CRR SLR की रेट्स में आता है, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, मार्केट ऑपरेशन में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन
एम एम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब आता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं उसमें पहले बात तो ये पर्टिकुलर्स होते हैं और ये स्पेसिफिक सेक्टर्स को होते हैं। जैसे ये क्वांटिटेटिव जनरल होता है ना, तो ये पर्टिकुलर होगा और ये स्पेसिफिक टूल्स स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल्स क्या है, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, लोन टू वैल्यू रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जैसे PSL है। PSL में जो बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रूल लाए हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में, स्टार्टअप में, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझ लो, जो बैंक टू बैंक कोई ट्रांजेक्शन होता है, लेनी देनी होती है, तो हम उसको 3 तरह से देखते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन का होता है। ड्यूरेशन कॉल मनी का 1 डे, नोटिस मनी का 2 से 14 दिन और टर्म मनी का मोर देन 14 डेज। कोलेट्रल इसमें कुछ नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के जो 2 टूल्स होते थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब इसमें क्वालिटेटिव को अच्छे समझते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, जनरल होते हैं, जनरल होता है और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें, और उसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये जो CRR, SLR, ये सब पढ़े थे ना अभी। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ की रेट में ऊपर जाने के बाद रेपो, रिवर्स रेपो, MSF पढ़ लिया था, इधर नहीं आए थे। चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। डिजाइन्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री टू मैनेज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इट हेल्प्स शेपिंग वेरिएबल्स सच एज इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सोशल जस्टिस, ETC। अब देखो, क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है, ये दे आर जनरल और इनडायरेक्ट और दे इफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट अ सेक्टर, राइट। अब CRR, SLR क्या आता है, जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये में मान लो 4% बैंक अपना जमा कर लेती है, उसको बोलते हैं CRR, और 94 घुमाएगी, ठीक है। CRR, SLR। अब देखो, पहले CRR देते हैं, बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट विद RBI। ये डिपॉजिट पहली बात तो RBI के साथ होता है, CRR, एंड RBI डज नॉट पे इंटरेस्ट। दूसरी बात, RBI कभी इस पर इंटरेस्ट पे नहीं करती है, ठीक है, ऑन इट, एक्सेप्ट ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। बट ठीक है, मतलब ओवरऑल सही समझो, CRR में डिपॉजिट RBI के पास रखा जाता है और बैंक इस पर कोई लोन पे नहीं करती है। बैंक अर्न नो प्रॉफिट ऑन इट, राइट। बैंक कोई प्रॉफिट नहीं होता इस पर, बस रखा रहता है, कैश के फॉर्म में रहता है। RBI कैन फिक्स एनी अमाउंट ऑफ CRR लीगली, देयर इज़ नो मिनिमम फ्लोर और मैक्सिमम सीलिंग, ठीक है। RBI जो इसकी जो लिमिट होती है CRR की, ये कुछ भी हो सकती है। RBI को ऐसे कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है कि आपको सर्टेन इससे कम नहीं जाना है या इससे ऊपर नहीं जाना है, कोई भी लिमिट हो सकती है, ठीक है। अभी काउंट किया जाता है टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पे काउंट किया जाता है, ठीक है। SLR क्या होता है, SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, कीप दिस डिपॉजिट विद देमसेल्फ, बैंक अपने साथ ही डिपॉजिट रखती है। जैसे कि मान लो CRR को हमने रखा था RBI के साथ में, लेकिन SLR बैंक अपने साथ खुद रखती है। बैंक मस्ट कीप दिस डिपॉजिट इन लिक्विड। अब ये जो डिपॉजिट होता है किस फॉर्म में होता है, पहली बात तो ये डिपॉजिट कैश के फॉर्म में होगा, गोल्ड के फॉर्म में होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है, और अदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ जो RBI नोटिफाई करे। ओवरऑल इंटेंशन ये है कि लिक्विड एसेट रहेगा, इसमें प्रॉफिट होगा बैंक को, ठीक है। CRR में बैंक कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, बट SLR में बैंक प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। अब देखो एक बात और समझो, जैसे जो CRR है ये अंडर RBI एक्ट 1934 के अंदर आता है, और SLR आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि ये दोनों अलग अलग एक्ट के अंदर आते हैं। CRR 1934 और SLR 1949, ठीक है। लीगली SLR कैन नॉट बी मोर देन 40%। अब देखो, जैसे CRR लीगली कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, बट SLR में लीगली लिमिटेशन है, मोर देन 40% नहीं हो सकता है।
और ये भी मेजर किया जाता है नेट डिमांड एंड लाइबिलिटी, ठीक है। ये टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मैनेज करते हैं, ठीक है। अब SLR बोथ आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कैसे? क्योंकि दोनों ही एक्ट के थ्रू आया है, कि दोनों ही एक्ट के थ्रू आया है और एक्ट में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। नोट, RBI लीगली रिक्वायर्ड टू कीप CRR, मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे CRR हमेशा SLR से छोटा ही होता है, बट ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये होता है, ये अलग बात है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, RBI लीगली रिक्वायर्ड टू कीप रेपो रेट लेस देन रिवर्स रेपो रेट, ये भी लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों ही RBI कोई बाउंड नहीं है कि ऐसा करना ही है, ठीक है। CRR SLR इंश्योर, काम क्या होता है हमेशा, क्यों हम इस तरह के दो रेशियो रख रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट आप RBI के साथ एक बैंक रखेगी, सर्टेन अमाउंट बैंक अपने पास रखेगी, बट इस तरह लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करेगी, और CRR कैश के फॉर्म में रखेगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहली बात, CRR असिस्ट इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। ये असिस्ट करता है मनी मल्टीप्लायर में, कैसे? जितना CRR कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। दूसरी बात, CRR SLR प्रोवाइड करती है बफर मतलब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बैंक रन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सब जितने डिपॉजिटर हैं अपना पैसा निकालना चाहें, तो इस केस में CRR और SLR हेल्प करती हैं। अगर ये CRR SLR नहीं होंगे तो बैंक में पैसे कोई डिपॉजिट करने की कोई वो नहीं होगी कि हमें इतना डिपॉजिट करना ही है SLR में किसी बैंक को, या फिर CRR में इतना करना ही है। जब ये सब नहीं करोगे तो इनकेस कोई निकालने के लिए, और तो सारा का सारा पैसा लोन में घुमा दो, तो और अचानक ऐसा हो जाए कि पैसा लोग निकाल रहे हैं, तो तुम पैसे कहाँ से दोगे? इसीलिए बैंक रन के केस में इन रेशियो से हेल्प होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट दिखाना SLR के बारे में। SLR इज मेंटेन्ड बाय बैंक विद देमसेल्फ, एकदम सही। SLR रिस्ट्रिक्ट द बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, ये भी सही है। जो SLR क्या है कि SLR एक ऐसी लिमिटेशन है कि इतने परसेंट आप रखो गोल्ड में, इतने परसेंट G-Sec में, इतने परसेंट इसमें, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो बैंक पास ज़्यादा पैसे होते लोन में घुमाने के लिए, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। अब आता है MCQ, बाद में देखेंगे, तो बहुत लंबा लेक्चर बनेगा, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स हो चुके हैं, अब क्वालिटेटिव टूल्स में देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्वालिटेटिव टूल्स में आता है, ये दे आर डायरेक्ट सिलेक्टिव, ओके। हम एक पर्टिकुलर सेक्टर पे इफेक्ट करता है। इस पर एग्जांपल मोलर सुएशन, मतलब मीटिंग वीटिंग करा के RBI ने सजेशन दिया बैंक को कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन, RBI डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है। RBI कैन पनिश बैंक को पनिश भी कर सकती है। अगर बैंक ना माने तो RBI पनिश कर सकती है बैंक को, बैंक नॉन बैंक फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस अंडर RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, PMLA 2002, FEMA, ठीक है। इन सारे एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इन सब एक्ट के अंदर RBI कैन पनिश ऑल्सो, ओके। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है? अगर मान लो आप 1 लाख रुपए गोल्ड बैंक में जमा किए, तो आपको इन रिटर्न 70,000 रुपये मान लो लोन दे दिए, तो LTV रेशियो 60% है, मतलब 1 लाख का गोल्ड जमा करो तो आपको 60,000 रुपये मिलेगा। अब देखो इसको RBI चाहे तो डायरेक्ट इसको इफेक्ट कर सकती है, कह देती है कि L2V रेशियो अब 90% है, मतलब 1 लाख का गोल्ड जमा करो तो 90,000 रुपये मिलेगा। अब सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या चीज़ होती है? ये PSL नॉर्म्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग जो होती है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आता है। मतलब 40% मान लो PSL नॉर्म्स है, उसमें आप डिवाइड कर लिया कि भाई इतना परसेंट यहाँ जाएगा, इतना परसेंट यहाँ जाएगा, इतना परसेंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं PSL नॉर्म्स के अंतर्गत जो कैटेगराइजेशन होता है। आप एक देखो समरी देख लो। समरी क्या है कि जो टूल्स हैं हम इसका कैसे यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को कम करने में, ज़्यादा करने में, ठीक है। जैसे कि 2% CPI है, सॉरी जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हमें इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो हम क्या करेंगे? CRR SLR को बढ़ाएंगे, ठीक है। जब बढ़ जाएगा तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा और बैंक सर्कुलेट भी कम पैसा करेगी,
ठीक है। की रेट से रेपो रेट है, बैंक रेट है, इन सबको भी बढ़ा देंगे ताकि बैंक अब बैंक लोन दे आदमियों को तो महंगे दाम पे देगी लोन। ओएमओ और एमएसएस क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को और लिक्विडिटी मार्केट से सक कर लेगी। ठीक है। अब देखो जब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन में क्या करेगा, डिफ्लेशन में लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो CRR को कम कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जब कम कर देंगे तो बैंक ज़्यादा पैसा लोन पे घुमाएगी। की रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, इन सबको घटा दिया जाएगा जिससे कि जो लोन हो वो सस्ते अमाउंट पे हो। ठीक है। ओएमओ और एमएसएस, देखो ओएमओ में क्या करेगा कि जो बैंक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी और मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करेगी। लेकिन एमएसएस इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव केवल मार्केट से लिक्विडिटी को स्ट्रिंग करना है, सक करना है। ठीक है। तो इसमें ये काम नहीं आ पाएगा डिफ्लेशन के केस में। अब आगे चलते हैं। फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होता है, इसमें देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में दो तरह के लोग होते हैं, बैंक और नॉन बैंक। बैंक में आता है कॉमर्शियल, में आता है पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक में आता है पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, और कॉमर्शियल और डिफरेंशियल बैंक्स में आते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, एलएबी, लैंड एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, और एसएफएफ, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और पीबी, पेमेंट बैंक। ठीक है। अब इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली ये पीएसएल कोटा के नाम लिखे हुए हैं। देखो प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन 40%, आरआरबी और एसएफबी ये होता है 75%, एलएबी 40%, और पेमेंट बैंक 0%, बिकॉज ये कभी लोन ही नहीं देते हैं इसलिए 0% है। ठीक है। इतना लोन मतलब इतना परसेंट लोन इस पीएसएल सेक्टर में जाएगा। अब बैंक में एक आता है कोऑपरेटिव का एक सेक्शन आता है, उसमें अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड पीएसीज ये सब आते हैं। फिर नॉन बैंक्स में क्या आता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर एग्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी। ठीक है। प्राइमरी डीलर्स आते हैं, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आते हैं। ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझो, 1974 से ये स्टार्ट हुआ। स्टार्टअप, इसमें कौन कौन सेक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल देखो जो बहुत सारे सेक्टर्स तो आते ही हैं लेकिन जो लगता है कि नहीं होते होंगे वो है स्टार्टअप्स, लोन टू फार्मर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, बायोगैस के लिए, विंड एनर्जी, मिल एनर्जी, इन सब के लिए, क्रेडिट लिमिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट, इन सब के लिए। अब देखो जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसका डिपॉजिट्स जो बैंक मान लो अपना 40% लोन पीएसएल कोटा को दे रहा है, तो इसका जो लोन दिया है कैसे इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, तो DICGCI, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है 100% आरबीआई का है। ठीक है। 100% आरबीआई का है, पूरा आरबीआई इसका ओनरशिप है। ठीक है। टू प्रोवाइड गारंटी कवर टू पीएसएल लोन्स एक्सेप्ट होम लोन्स, ये गारंटी कवर प्रोवाइड करता है पीएसएल लोन्स को एक्सेप्ट होम लोन्स के अलावा जितने पीएसएल लोन्स होते हैं सबको गारंटी कवर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखो, अब जिससे हमने डिवीजन जो था उसको ऐसे समझ लो, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, आरआरबी, एलएबी, एसएफबी, पेमेंट बैंक। ठीक है। और बैंक में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सब पीएसएल, इनका तीनों का 40% है। फॉरेन बैंक अगर उसकी ब्रांचेस मोर देन 20 ब्रांचेस हैं तो इन सब का 40% है। आरआरबी का 75%, एलएबी का 40%, एसएफबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का 75%। पेमेंट बैंक का कोई नहीं है क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं देती है, और कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा कोई क्राइटेरिया इस्टेब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक केवल इसी एरिया में काम ही करती है पिछले इलाकों में, इसलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आती बात CRR, SLR और बेसल, ये तीनों के तीनों सब में है। ठीक है। दिमाग में एकदम रट लो इसको, एकदम समझ लो, CRR, SLR और बेसल, क्योंकि सब बैंक्स हैं तो बैंक्स में अभी सब पेमेंट बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट तो इसमें भी होता है, पेमेंट बैंक में भी होता है, लोन नहीं देता लेकिन डिमांड डिपॉजिट होता है इसमें। P से पेमेंट बैंक, D से डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट होता है इसलिए इसमें सभी में CRR, SLR, बेसल तीनों सब में लगते हैं। अब रेगुलेटर देख लो, सभी में आरबीआई है। अब अंतर कहाँ आता है, ये आरआरबी में कौन है, आरबीआई प्लस नाबार्ड, आरबीआई ओवरऑल रेगुलेशन, फिर नाबार्ड का इंस्टेंट रेगुलेशन। और कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन आते हैं, आरबीआई, नाबार्ड और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, यूपीएससी 2021 से पूछा भी गया ये, ठीक है। ठीक है, व्हाट इफ़ द पीएसएल टारगेट कुड नॉट फुलफिल, तो पीएसएल टारगेट को फिल करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप पीएसएल लोन बांटो, पहली बात नहीं बांट पाए तो आप ई कुबेर पोर्टल में जाओ आरबीआई के, वहाँ से पीएसएल का सर्टिफिकेट ट्रेड कर लो दूसरी बैंक का। जो मान लो कि दूसरी बैंक ने 40% बांटना था लेकिन उसने 50% बांटा, और आपको 40 बांटना था, आपने 30 ही बांटा, तो आप 10% का सर्टिफिकेट बाय कर लो, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़। मान लो ये भी नहीं हो पाता है तो लास्ट में जो शॉर्टफॉल का पैसा है, पीएसएल शॉर्टफॉल का पैसा है, वो कुछ जगहों पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल टू नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIFT में जाएगा, या सिडबी में जाएगा, या नेशनल हाउसिंग बैंक में जाएगा, या मुद्रा में जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अंडर अचीवर बैंक ऐसे ही इनको पढ़ाते हैं।